आप पे जो अलग होना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके, कल की कोई अटेंड कर लिया आपने? सही। हाँ सर। कल की कोई सही हो गई? हाँ सर, यस सर। ओके ओके, कल असाइनमेंट भी दे दिए जो कि लास्ट डेट है उसकी 10 तारीख। ठीक है, क्वेश्चन यस सर। ज़्यादा नहीं है तो उसको भी देख लीजिएगा। यस सर। वो ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? उज़ैर, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? उज़ैर, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। हाँ सर, यस सर। ओके, गुड। अच्छा, असल में नेटवर्क के इशू की वजह से ना तो थोड़ी लेट हो गई है हमारी क्लास में। हाँ हमारी सर, यस सर, ठीक है, ओके ओके। ओके, ठीक है। सो अभी हाँ सर, आज ठीक। अभी तक के जो लेक्चर सारे देख लिए हैं आप लोगों ने कि जो हमारे तकरीबन 22 लेक्चर हैं। हाँ, हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो जी सर। उसमें हमने टॉपिक्स अच्छे खासे कवर कर लिए। जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, हमारा जो मेजर पोर्शन जो थे पहले वाला उसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया। वो था हमने कवर किया था इसमें आपका स्टार्टिंग किया था पावर सिस्टम से, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टाइप्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसकी डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट वगैरह उसको देखा। फिर उसके बाद हमने जो सब स्टेशन कल देखा था, स्विच गियर, उसके कंपोनेंट वगैरह। अच्छा, एक थोड़ा बहुत रिव्यू उनका आगे भी हमारा कुछ लेक्चर्स में है ताकि थोड़ी सी ना चीज़ें आपको और भी याद होती रहें। तो आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अभी तक प्रॉब्लम्स करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो पावर सेक्टर के मैंने करवाए थे वो जो सब किए हैं आप लोगों ने, जी सर। ठीक है। और असाइनमेंट भी मैंने असाइन कर दिए, 10 तारीख है, एलएमएस पे अपलोड करनी है। सो आई होप कि आप लोगों ने असाइनमेंट सबने चेक कर ली होगी और उसमें इससे जो कोई मुश्किल है नहीं, जी मगर फिर भी जो इशू हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें और टाइम पे करें। और हमारे पेपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। 15 के बाद तो वैसे ही सैटरडे संडे, तो वो सैटरडे संडे छोड़ के उसके अलावा 18 या 19 तारीख जो भी बनती है, तो उस तारीख से हमारे पेपर आए होंगे। तो प्रिपेयर करें। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा सरसरी से बता दूं। कल हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था ना, याद है कुछ? हेलो मुबशिर, आवाज़ आ रही है मेरी?
ओके, आई होप कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पार्ट, इफ यू वी ब्रेक द कोर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, सो that was the first part was the regarding the power system and network connection and the component that have been embedded, yeah, that has been utilized in this system for the distribution of the power over the different consumers, either that is the that is इंडस्ट्रियल और सो आई होप कि सबको वो चीज़ें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट ये है केबल्स का। केबल्स की कंस्ट्रक्शन क्या है, केबल्स की आपके पास इसमें इंसुलेशन क्या चीज़ होती है, इंसुलेशन के क्या क्या टाइप्स है, हर किसी के क्या क्या नुकसान आते हैं। फिर केबल्स की जो नॉमेनक्लेचर है ना, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वगैरह किस हिसाब से होती है। उसके बाद आपके पास आते हैं सिलेक्शन ऑफ केबल। तो और फिर आपके पास आएगा कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स को आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम जो है ना पढ़ेंगे केबल्स के बारे में। अच्छा, ये सारी केबल्स जो है ना अंडरग्राउंड है, ठीक है। अभी जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब अंडरग्राउंड, क्योंकि अंडरग्राउंड की जो आपके पास वो जो ओवरहेड सिस्टम के लिए जो केबल यूज होती है, वो सिंपली उसकी जो कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है कि उसमें कोई इंसुलेटर नहीं होता। वो एक कंडक्टिंग प्योर होता है, जो स्ट्रेटेड वायर होती है। उसकी नो डाउट एक रेजिस्टेंस होती है, उसकी भी कैलकुलेशन होती है, मगर रिलेटिवली आपके अंडरग्राउंड की वो थोड़ी सी सिंपल है, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन भी इससे सिंपल है। उसमें अच्छी खासी चीजें और भी होती हैं सिवाय कंडक्टिंग के। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बेस पे जो उनकी क्लासिफिकेशन है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फार जो सैंपल आपके सामने कुछ चीजें जो वैसे ही नजर आ रही हैं, आई होप के ये चीजें क्लियर नजर आ रही हों आप लोगों को। ये क्लियर है, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप के केबल हैं। तो फिर हम आते हैं कि अंडरग्राउंड केबल है क्या। कि ये कल की जो चीजें मैंने डिस्क्राइब की थी, याद है आप लोगों को? ओके, आई होप कि याद होंगी। आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, अगर किसी को कहीं क्यूरी हो तो बेशक मुझसे पूछ ले, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अंडरग्राउंड केबल क्या है? ये ऐसी केबल है जो कि हम अंडर द ग्राउंड कवर कर देते हैं उसको किसी न किसी मेथड के तरह। उसकी लाइंग मेथड क्या है, वो अगेन मैं आपको कोशिश करूंगा वीडियोस के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो सके। मगर ये ऐसी केबल्स होती है जो जनरली हम देखते हैं, जो पावर जो ट्रांसमिट होता है वो अंडर द अर्थ, मतलब ब्यूरिड होती है अर्थ में और जमीन में अंदर, उसके थ्रू पावर ट्रांसमिट होता है, बजाय इसके कि आपके पास ऊपर ओवर दी हेड हो। अब इसमें जो हमारे पास केबल्स होती हैं, वो सारी बातें ओपन तो छोड़ नहीं सकते। अगर हम ओपन छोड़ेंगे तो वो तो अर्थ के साथ अर्थ को शॉर्ट कर देंगे, अर्थ के में वैसे ही वो ग्राउंड हो जाएगा, पूरा करंट जितना भी करंट होगा। तो आपका नेट पावर तो ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। और डेंजरस भी है, जो आसपास अगर आपके पास दूसरे एरियाज हैं और जो उधर से उसके ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, कोई चीज़ होगी, उसके लिए भी नुकसान है। अगर किसी के साथ शॉर्ट हो गया तो उसको भी आपके पास नुकसान दे सकते। ओवरऑल नुकसान ये होगा कि आपका पूरा पावर जो है ना कंज्यूम हो जाएगा, अर्थ में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ में तो होता है। और हम हमेशा हाई पावर को कंज्यूम करवाने के लिए अर्थिंग करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर्स हैं इसमें आगे वैसे ही। तो फिर ये जो है हमारे पास केबल्स में क्या किया जाता है, इसमें इंसुलेशन लगाई जाती है। ये इंसुलेशन किस तरह की होती है, वो ये पोर्सलिन वाली इंसुलेशन नहीं होती। जिस तरह ट्रांसफार्मर में आपके पास इंसुलेशन होती है, वो पुशिंग्स लगी होती है, जो आपके पास ग्रे कलर ब्राउन कलर की होती हैं, या ग्रीन ब्लैक या ग्रे कलर टाइप की होती हैं। ये वो नहीं होते हैं। यहाँ पर जो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक या जो इंसुलेशन यूज की जाती है, वो रबर टाइप की होती है। अब वो क्या होता है, उसको फिर हम डिफरेंट टाइप्स की इंसुलेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले जो हमने उस दिन डिस्क्राइब किया था स्ट्रैंडेड वायर, स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग क्या होती है कि आप पतली वायरों को बहुत सारी वायर है ना, मिला के आप उनको रोटेट करके एक वायर बनाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये किस इस तरह की वायर बनती है। इसका फायदा ये होता है कि आपके पास जो है इसको
सॉलिड वायर के बरक्स, क्योंकि सॉलिड वायर तो बिल्कुल एक शीट की तरह है, ये अगर एक दफा मुड़ गई तो फिर सीधी नहीं होगी। ये इसमें आपके पास मैकेनिकली जो है ना वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, जो कि एक बेनिफिट है, लेके जाने आने में भी बहुत इजी हो जाती है, और बहुत सारे और भी इसमें मामला आसान हो जाता है। तो एक तो ये इसका फायदा, दूसरा ये ज्यादा करंट कैरी कर सकती है बनस्पत सॉलिड वायर के। तो ये जो इस चीज की है ना, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। मोस्टली ये स्ट्रेटेड वायर भी यूज होती है। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज स्ट्रेटेड और ये वायर जो है ना ये क्लियर हो गए होगी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे बाद है, मैं आपको कुछ चीजें केबल्स की दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगेन वही मैं प्रैक्टिस हम करते हैं, मैं आपको कुछ केबल दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो। ठीक है उसे, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हाँ सर। ठीक है, तो अभी तक तो हमने जो बातें की है वो बहुत सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हाँ कि सर, यस सर। जो आपके पास है, अंडरग्राउंड केबल essential consists of one or more conducting covers with suitable insulation and surrounded by the protecting device। वो मतलब ये कोई ना कोई इसके सराउंडिंग में इंसुलेशन होती है यस सर। जिससे कवर की जाती है। वो इसलिए कि उसके आस ऊपर कोई भी चीज लगे तो उससे करंट शॉर्ट ना हो। अच्छा, अब जो इंसुलेशन लगी हुई तो फिर जो कुछ जो नीचे जो हमने पढ़े हैं वो हैं टाइप्स ऑफ केबल्स टू बी यूज्ड विल डिपेंड अपॉन द वर्किंग वोल्टेज एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। मतलब जो डिफरेंट टाइप्स की केबल होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वर्किंग वोल्टेज कितना है, क्योंकि वोल्टेज की बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है वो एलवी, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, और आपके पास वाला करे सुपर जो क्या कहते हैं कि वोल्टेज, इस तरह करके डिफरेंट नाम इनके लिए दिया जाता है। जो वायर केबल्स अंडरग्राउंड 1000 वोल्टेज तक कैरी कर सकें उसको लो वोल्टेज में आ जाते हैं, और जो 11 के बी तक कैरी कर सकें उसको हम मीडियम वोल्टेज के कहते हैं। जो 11 से लेके आई गेस 11 से लेके 132 से नीचे के दरमियान जो भी हो वो आपका आ जाता है हाई वोल्टेज, हाई टेंशन के। और सुपर टेंशन जो होती है वो नॉर्मली 132 से ज्यादा जो वोल्टेज कैरी कर सकें अंडरग्राउंड केबल। यूजुअली होता नहीं है ऐसे, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेशन बहुत बड़ा मसला होता है। हमारे पास ओवर द हेड लाइन में 600 किलोवाट की केबल अभी हमारे पास, इवन मटियारी टू लाहौर की जो वायर है ना HVDC केबल, उसमें 600 केवी की लाइन लग रही है पाकिस्तान की। मगर अंडरग्राउंड में 132 भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें जितना हाई टेंशन ज्यादा होगा ना वायर में वोल्टेज, उसके बाहर उसकी इंसुलेशन भी हाई चाहिए। और वो इंसुलेशन है ना, एक तो कॉस्ट बढ़ा देती है, और कोई इंसुलेशन इतनी परफेक्ट नहीं काम करती कि, या इतनी किसी मटेरियल की इतनी इंसुलेशन ही नहीं है कि वो 132 को इतना इंसुलेट कर सके, मतलब इतने लॉन्ग टर्म पे उसको इंसुलेट कर सके। तो ये जो चीजें हैं ना देखनी पड़ती हैं। तो ये एक बात हो गई हमारी। अच्छा, द कंडक्टर शुड बी थिन स्टैंडर्ड कॉपर और एल्यूमिनियम हाई कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, कंडक्टर जो है ना हाई कंडक्टिविटी का होना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड इज डन सो दैट द कंडक्टर में फ्लेक्सिबल एंड कैरी मोर करंट। ठीक है, ये मैंने जिस तरह बताया था कि आप लोगों को कि जो स्टैंडर्ड वायर होती हैं, क्योंकि ड्यू टू द स्किन इफेक्ट जब एसी वोल्टेजेस होते हैं, एसी करंट गुजरता है, तो एसी करंट में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है तो जो करंट जो फ्लो होता है ना, मिसाल तौर मैं अगर समझूं ये वायर है आपकी, वायर का क्रॉस सेक्शन है, वायर तोड़ के ऐसे समझो कि ये जो है ना ये समझो कि ये ओवरऑल एरिया है ना, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन। तो अब ये क्रॉस सेक्शन है ना,
इस क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अब ये तो बहुत सारी इकट्ठी तारें, अगर सपोज करो ये एक ही सॉलिड वायर है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो होगा ना वो सिर्फ वायर सरफेस वाले एरिया में होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी वो हाई होती जाएगी, और जो इनसाइड जो है ना मटेरियल का जो सेंटर है, उधर करंट या वोल्टेज जो करंट होगा ना वो जीरो होगा। ये जो प्रॉपर्टीज को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो इस वजह से जो आपके पास जो स्टैंडर्ड वायर्स की जाती हैं, ताकि आपके पास जो छोटी छोटी वायरों में अगर सेंटर में करंट पास ना भी हो, साइडों में होगी तो साइडें ही बहुत हो जाएंगी, क्योंकि हर छोटी छोटी वायर की अपनी आउटर लेयर होगी, और आउटर लेयर में वो करंट जो है ना आपका इस तरह ज्यादा कैरी कर सकती है एक केबल, बस सॉलिड वायर के। आई बात समझ में या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अभी मुबशिर के पास थोड़ा इश्यू ये आ रहा है कि कनेक्शन नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को आज पता नहीं कि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे होता नहीं है। ओके, स्किन इफेक्ट की जो मैं आपको ये सारी ठीक है, अभी स्किन इफेक्ट वगैरह में क्योंकि नेटवर्क स्लो चल रहा है तो मैं वीडियोस बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी ना मैडम इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो मैं आज एक मिनट, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को मैं चाह रहा था वीडियो साथ दिखा जाऊँ, मगर अभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पा रहा, नहीं तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक Sir. केबल समझ में आ गई। तो अच्छा, Yes, sir. conductor size should be such that the cable carries the desired load current without overheating and causing voltage drop within the permission। मतलब जो भी वोल्टेज है, मिसाल पर अगर आप 1000 वोल्टेज के लिए जो आपने लाइन आपकी है, तो 1000 वोल्टेज का जो करंट रिक्वायर्ड है वो कैरी कर सके विदाउट ओवर हीटिंग, मतलब इतनी हीटअप ना हो, 24 घंटे भी चले तो हीटअप ना हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। The cable must have thickness of insulation in order to give high degree of safety and reliability at the voltage for which it is designed। मतलब अगर 1000 वोल्टेज की, तो उसकी जो इंसुलेशन की थिकनेस है उतनी जरूर होनी चाहिए कि उसकी जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी ना वो हाई हो। सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपकी वायर जो है ना इतनी इंसुलेशन उसके आसपास हो कि आपकी जो इन केस अगर कुछ भी मतलब उसमें चांसेस कम हो। ये जो है ना इंसुलेशन देख रहे हैं, अब इसमें अच्छी खासी इंसुलेशन है। पहले तो ये ब्लैक वाली जो लेयर लगा हुआ है, ये वाला बाहर वाला, फिर इनसाइड एक ब्लैक वाला लेयर लगा हुआ है, ये सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो इतनी सारी इंसुलेशन पे खर्चा होता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, the cable must be provided with suitable mechanical protection so that it may withstand the rough use in laying around। मतलब मैकेनिकली भी इतनी स्ट्रांग हो कि ऐसे ना हो कि बस थोड़ी सी ऊपर एक गाड़ी गुजरी तो पूरी वो जो है ना जो बैठ गई उसमें, मतलब इतना वो मैकेनिकल प्रेशर को भी हैंडल करने की उसमें कैपेसिटी हो। The material used in the manufacturing of the cable should be such that there is a complete chemical and physical stability throughout। ठीक है, मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी हो थ्रू आउट दी सर्विस टाइम। मतलब सर्विस टाइम मतलब जब तक केबल लगी हुई है कि उसमें वो ऐसे ना हो कि आपकी केबल 1000 की थी, उसमें इंसुलेशन उस टाइम जबरदस्त काम कर रही थी, 1 महीना चला और वो केमिकल स्ट्रेसेस वगैरह की वजह से वो इंसुलेशन उसकी अच्छी खासी वैसी खत्म हो गई। तो उससे नुकसान क्या होगा, आपकी इंसुलेशन वीक हो जाएगी, तो ओवरऑल जो है ना करंट लीक होना शुरू हो जाएगा ग्राउंड्स में, आसपास जो सराउंडिंग में। वो एक तो सेफ्टी के हवाले से भी नुकसानदेह, और दूसरा साथ ही साथ आपका जो अच्छा खासा करंट वैसे ही वो कंज्यूम ज़ाया हो जाएगा, जो कि मतलब पावर लॉसेस भी अलग होंगे। तो एक तो नेटवर्क की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, साथ ही साथ दूसरा
खतरा भी ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना सेफ्टी जो है ज्यादा हो। ठीक है। कंडक्टर, अच्छा कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, ये तो थी हमारे पास 4-5 पॉइंट है जो कि जहन में होनी चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का इश्यू हो। ओके, मैं इसको इनवाइट कर दूं, उसमें पता नहीं क्यों इश्यू आ रहा है इसके पास। ओके, तो आपको अभी स्क्रीन पे कौन सी चीज नजर आ रही है उसे? अंडरग्राउंड केबल्स आ रही है ना? Yes, sir. Yes, 100. Yes, sir. 100 ग्राउंड आ रही है। ओके गुड। अच्छा, तो ये तो हमारा हो गया। अब ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन में जिस तरह हम कर रहे थे ना कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें जो बेसिक बेसिक चीजें जो है ना उसको हम कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, केबल है उसमें कंडक्टर तो उसका मेन फीचर, क्योंकि करंट कैरी करवाना है तो उसके लिए कंडक्टर्स होंगे। तो वो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है, वो कंडक्टर स्ट्रैंडेड भी होता है। यूजुअली स्ट्रैंडेड का कंडक्टर यूज किया जाता है, जो कि ड्यू टू द स्किन इफेक्ट एंड ड्यू टू द जो अदर रीजन जो मैंने अभी डिस्क्राइब किए थे कि उसमें आपके पास मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंडक्टर्स है ना इसको कहते हैं हम कोर। अब इस तरह एक केबल सिंगल कोर की भी हो सकती है, मल्टी कोर की भी हो सकती है। अगर फॉर सपोज ये जो कंडक्टर है इसमें तीन कंडक्टर्स लगे हुए, 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे मल्टी कोर कंडक्टर। ठीक है, मल्टी कोर केबल वाले। अगर इसी तरीके से आपके पास ये सिंगल कोर भी हो सकता है, तो इसको कहा जाता है कोर या कंडक्टर्स। ठीक है, क्योंकि ये मेन सेंटर में होता है तो इस वजह से कोर भी इसको कहा जाता है, और क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल तो इस वजह से कंडक्टर भी। साथ साथ उसके साथ जो होता है वो चीजें, यस सर। ठीक है, उसके साथ चीजें जो होती हैं वो है इंसुलेशन, इंसुलेशन एंड फिलर्स। ठीक है, इंसुलेशन जो होते यस हैं, सर। अब इंसुलेशन जो है आपके पास कोई वो क्या कहते हैं कि, ठीक है, ईच कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है पेपर इंसुलेशन, ये जो पेपर इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन दी जाती है, इसकी थिकनेस देखो कितनी लगी हुई है, अच्छी खासी है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। अब ये इंसुलेशन डिपेंड करती है कि ये केबल के लिए बनाई जा रही है। अगर ये केबल फॉर सपोज आप बनवा रहे हैं 11 केवी के लिए, तो उसके जो इंसुलेशन है वो जारी बात है 11 केवी के साथ, क्योंकि 11 केवी बहुत ज्यादा वोल्टेज है, तो उसकी इंसुलेशन ज्यादा थिक होगी और उसकी ज्यादा जो है ना मटेरियल चाहिए होगा। अगर 1000 वोल्ट के लिए जारी बात है उसकी जो इंसुलेशन है वो उससे कम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसके लिए आपके पास केबल डिजाइन की जा रही है, तो उस हिसाब से ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे नहीं है कि बस वो हो गया। इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कि ऐसे ऐसे अंदाजे में नहीं होगा कि 1000 है कि तो बस ऐसे ही लगा दो। प्रॉपर एक मेथड होता है इसकी, इंजीनियरिंग इसकी सिमुलेशन होती है, उसके बाद जाके आपके पास डिसाइड होता है कि कौन सी सेफ होगी फॉर दैट वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीजें होंगी। अच्छा, जो इंसुलेशन यहाँ पे जो चीजें हैं वो है आपके पास जो बताया गया है, 3-4 टाइप्स के जो मटेरियल है ना वो कॉमनली यूज होते हैं। एक तो पेपर है, इम्प्रिग्नेटेड पेपर, वर्निश, कैम्ब्रिक और रबर मिनरल। ये 3-4 जो है ना इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, मगर लाजमी नहीं कि सिर्फ यही यूज होता है, हो सकता है इसके अलावा भी जो है स्पेशल पर्पज के लिए स्पेशल मटेरियल्स यूज होते हैं। क्योंकि केबल बनाने में आपको दो चीजें, एक तो आपको सेफ्टी और क्वालिटी भी है, मगर साथ साथ उसका इकोनॉमिकल फैक्टर्स को भी देखना होता है। अच्छा, दूसरे तो फिलर्स, फिलर्स to use to fill gaps in a cable, maintain a sequence of components and to add strength to cable। अगर पाकिस्तान केबल्स में मेरे ख्याल में मुबशिर वगैरह और आप लोग गए थे जहां तक मुझे याद है, तो उसमें आपने देखा होगा ना, उसमें एक तरह के वाइट वाइट पट्टीज होती थी, वो एक वो किस लिए क्या काम होती थी, क्योंकि जब ये जो ना गोल गोल होती हैं सर्किल शेप में होती हैं,
तो जब इनको कंबाइन किया जाता है तो इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होता है, तो एक तो उस स्पेसेस को फिल करने के लिए फिलर्स को यूज किया जाता है, और दूसरे ये भी होता है कि आपके जो है केबल की स्ट्रेंथ में इजाफा कर देती है ये जो फिलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको इस वजह से नाम दिया जाता है फिलर्स, क्योंकि मेन कंपोनेंट काम ये होता है कि ये 3 कोर को आपस में मिलाते हैं ना, तो इनके दरमियान जो स्पेस है ना, क्योंकि आउटसाइड भी आपको एक शील्ड लगानी होती है, तो इनके दरमियान जो स्पेस है उसको फिल करने के लिए आप जो है फिलर्स को यूज करते हैं। फिर मेटेलिक शीट होती है। अच्छा, मेटेलिक शीट के लिए ये क्यों यूज होती है? इट यूज टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, gases or other damaging liquid in the soil and atmospheric. A metallic shield of lead aluminum is provided over the insulation. अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया कि आपने पहले कंडक्टर लगा हुआ था, फिर इंसुलेशन उसमें लगाई फॉर सेफ्टी पर्पज, फिर आपने फिलर यूज किया, फिर उसके आसपास जो है एक और शीट लगाई जाती है, एल्यूमिनियम की शीट। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जमीन में अंदर जब आप केबल्स को लगाते हैं ना, एक तो जमीन के अपने प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि केबल अंदर बेरियर होती है, तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करें, और उसके अलावा जो जमीन की डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो उसमें नीचे डिफरेंट गैसेस वगैरह या कोई और जो लिक्विड्स वगैरह भी होते हैं ना जो नीचे जमीन में, तो उस चीज से सेफ्टी के लिए इस कंडक्टर की, क्योंकि अगर कंडक्टर की भी और इंसुलेटर सेल्फ, क्योंकि ऐसे भी है कि ऐसी कोई चीज या गैस या कोई ऐसी चीज केमिकल रिएक्शन आपके इंसुलेटर के साथ ना हो कि उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो ड्रॉप ना हो जाए, मतलब वो इंसुलेशन जो उसको पहले ज्यादा थी वो ऐसा ऐसा उसकी इंसुलेशन ही खत्म हो जाए। तो ऐसे इन चीजों से सेफ्टी के लिए आपके पास जो फिलर्स के बाद स्टेप आता है वो मेटेलिक शीट लगाई जाती है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसको लीड शीट भी यहाँ पे कहा गया है। फिर बेडिंग, bedding over the metal sheet is applied a layer of bedding which consists of a fibrous material like jute tape. The purpose of bedding is to protect the metal sheet against the corrosion and from mechanical injury due to the armoring. ठीक है। अच्छा, फिर इस शीट की सेफ्टी पर्पज के लिए ये शीट थी मॉइस्चर, प्रेशर, लिक्विड या इस तरह की चीजें के लिए। तो अगेन इस शीट की जो सेफ्टी के लिए फिर एक लेयर लगाया जाता है जिसको कहा जाता है बेडिंग, ठीक है। अब बेडिंग में क्या क्या होता है कि ये एक तरह का जूट टेप टाइप इस तरह का मटेरियल जो आप नजर आ रहे हैं ना, ऐसे मटेरियल जो होता है ये मोरलेस कपड़े टाइप का इस तरह की चीज होती है, वो लगाई जाती है ताकि इसको जो है ना जंग वगैरह, इसमें लीड शीट को जंग वगैरह लगने से बचाया जा सके, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ या प्रेशर वगैरह जो होते हैं इसकी अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका अगेन और क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास स्टेप है आर्मरिंग। आर्मरिंग ओवर द बेडिंग, आर्मरिंग इज अप्लाइड। ये जो ये स्टेज है ना आपकी, ये बेडिंग थी, ये आर्मरिंग है। आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ galvanized steel or wire steel tape. Its purpose to protect the cable from the mechanical engineering while लेइंग इट का मतलब है जब जमीन में लगाई जा रही हो तो उसके दरमियान उसके दौरान ना इसको मैकेनिकल इंजरी से सेफ्टी के लिए एक आर्मरिंग एक शीट लगाई जाती है, एक शीट यूं कहेंगे कि एक क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे दिखा दूं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओ ये चीज है ना, ये देखें, छोटी छोटी वायर्स होती हैं, इनको उसके आस पास पूरा, जिस तरह ना होता है ना एक कबीले को कोई फोर्स हिफाजत करे, तो इसके तरह आपकी ये जो बेडिंग के बाद ये देख रहे हैं, ये बेडिंग इसके बाद ये जो ना पूरी शीट को आर्मरिंग की जाती है उसके, ताकि इसके मैकेनिकल जो लॉस या जो हो ना प्रेशर वगैरह जब उसको नीचे जमीन में बिछाया जा रहा हो तो उससे बचाया जा सके। फिर जैकेट है, अगेन फिर उस आर्मरिंग की अपनी सेफ्टी के लिए फिर बायर्स की सर्विंग जैकेट जो ऊपर वाला लेयर जो एक्चुअली में हमें बाहर नजर आता है वो लगाया जाता है, ठीक है। ये इतनी सारी चीजों के बाद आपके एक केबल जो है ना वो तैयार होती है सिर्फ अंडरग्राउंड के उस अच्छा, मुबशर के पास पता नहीं नेटवर्क का इशू आ रहा है।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसमें क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आपके एक अंडरग्राउंड केबल में लगती हैं, तब जाके एक केबल बनती है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, एक केबल का है कि एक तरीका ये होता है, हमारे पास पावर आए ओवरहेड लाइन, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये हमने लगा दिया। उसका दूसरा तरीका है कि आप जो है अंडरग्राउंड, ठीक है, दूसरा अंडरग्राउंड ये जो नजर आ रहा है, ये वाले, ठीक है, तो ये थी हमारी अंडरग्राउंड केबल, क्योंकि अब ये अंडरग्राउंड केबल नॉर्मली केबल से बहुत ही डिफरेंट होती है। और ये जो अभी इसको ना चीजें लेयर बाय लेयर देखते हैं। अच्छा, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, ठीक है? तो ठीक है, पहले तो इसमें, ठीक है, अब पहला इसमें पार्ट हो गया कोर, जो आप देख रहे हैं, ये कोर है, जिसको हम कंडक्टर भी कहते हैं। उसके बाद फिर आपका है इंसुलेशन, फिर दूसरा पार्ट इंसुलेशन है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी एक चीज मिसिंग है कि इसमें इनसाइड इन तीनों कोर्स को जब कंबाइन करते हैं, तो अंदर इसमें जो इनके दरमियान चीज लगती है फिलर, वो यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, मगर ये फिलर लगते हैं। आप पाकिस्तान केबल्स को जब विजिट करेंगे, या अगर आप लोगों ने विजिट किया हुआ है, तो वहाँ इस तरह की केबल्स जब बन रही होती हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी मेहनत होती है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें लगती हैं। उसके बाद बेडिंग, मेटेलिक शीट लगती है, ताकि इसको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर्स वगैरह या वो एटमॉस्फेरिक लिक्विड्स या इस तरह की चीज़ों से इस केबल्स की हिफाजत है। फिर इसकी अपनी हिफाजत के लिए बेडिंग, फिर बेडिंग के बाद फिर वो आर्मरिंग, फिर उसके बाद कवरिंग या जैक लगाया जाता है। ठीक है, कोर कैरीज द करंट फॉर द करंट फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द स्टैंडर्ड कोर इज यूज्ड। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने बता दिया था कि मल्टी, ठीक है, इसमें ज्यादातर जो यूज होता है वो आपके पास एल्यूमिनियम यूज है। ठीक है, दूसरे जो है आपके पास स्टेज है इंसुलेशन। ईच इंसुलेशन प्रोवाइड सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन टू प्रोवाइड द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। द थिकनेस ऑफ लेयर डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज टू विथस्टैंड ऑफ द कपल। मतलब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो ये एरिया है, इसकी डिपेंड करती है कि किस वोल्टेज के लिए बनाई जाती है। तो ये चीजें अभी डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, रबर, मिनरल कंपाउंड, एथिलीन, प्रोपेन, एक्सपेली, ये इस तरह के मटेरियल यूज होते हैं। ये आपके इनके लिए, ये जो इंसुलेशन के लिए। अच्छा, फिर मेट ठीक है, अगेन ये मेटेलिक शीट जो होती है, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द इंसुलेशन फ्रॉम द मॉइस्चर, डैमेजिंग गैसेस और लिक्विड्स इन दी सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में डैमेजिंग लिक्विड वगैरह इस तरह की चीजों से हिफाजत के लिए आपके पास मेटेलिक शीट लगाई जाती है। और जो जारी बात है, जो इंसुलेशन होती है, वो शॉर्ट सर्किट वगैरह इस तरह की चीजों से हिफाजत के लिए लगाई जाती है। तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है, यूजुअली वो एल्यूमिनियम या लीड यूज होता है। ठीक है, अच्छा, आल्सो नलीफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द केबल, जो मैं इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। ये तो एक तो एटमॉस्फेरिक चीज से जो है ना, उसकी हिफाजत करे, ये तो बात समझ में आ गई। उसके अलावा जो है आपके ये एटमॉस्फेरिक जो जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स है ना, उसको आउटसाइड पे ना जाने दे। मतलब इनसाइड ही केबल जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड
के जो है वो अंदर ही अंदर केबल के अंदर ही रहे, क्योंकि ये आउटसाइड रहती है तो ये फिर जो आउटर लेयर होता है ये बिल्कुल इस कोर के हिसाब से तो ये आउटर लेयर है, तो इसको इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नलीफाई कर देता है ये लेयर मेटेलिक शीट जो है ना, ठीक है। फिर अगेन बेडिंग यूज की जाती है। बेडिंग किस लिए यूज की जाती है कि आपके पास मेटल शीट की अगेन वो जंग वगैरह या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इस तरह की चीज़ों के जो मैकेनिकल इंजरीज फ्रॉम किससे आर्मरिंग से, क्योंकि इसके ये जो मेटलिक शीट थी ये तो हिफाजत के लिए होती है कि नलीफाई कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को और उसको जो लिक्विड्स वगैरह से सेफ्टी के लिए। फिर इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है ताकि, क्योंकि ये भी मेटलिक के सख्त धात है और वो जो आपके पास एल्यूमिनियम जो दूसरी उसके ऊपर जो आर्मरिंग लगेगी वो भी सख्त है, तो उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपके पास बेडिंग लगाई जाती है। अच्छा, इसमें ये मटेरियल यूज होता है वो फेब्रिस मटेरियल लाइक जूट और हेजिजन टेप, ठीक इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। अब आर्मर जो है वो आर्मरिंग वो प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी व्हाइल लेइंग ऑन हैंडलिंग आर्मरिंग मे नॉट बी डन इन द केस ऑफ सम केबल्स। अच्छा, ये जो आर्मरिंग है ना ये सब इस ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है कि की जाए, मगर इसकी जगह भी कुछ और चीजें लगाई जाती हैं ताकि उसको मैकेनिकल जो स्ट्रेसेस वगैरह जब केबल को ले जमीन पे बिछाया जाए उस टाइम उन स्ट्रेसेस वगैरह से बचाया जा सके। तो ये तो थी आपकी आर्मरिंग वगैरह हो गए, ठीक है। ठीक है, अगेन ये जो आपके पास सर्विंग है प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो ये जो लास्ट लेयर है ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स वगैरह हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हिफाजत के लिए इस आर्मर के लिए ये यूज किया जाता है। तो ओवरऑल कंडक्टर कितना था और उसके साथ इतनी चीजें लगी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड कंडीशन। तो आप खुद नोट कर लें कि एक चीज जो आप सिर्फ ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो और उसके अलावा आप जो है ये सारी चीजें एक्स्ट्रा लग रही हैं ड्यू टू द अंडरग्राउंड, तो कितना खर्चा बन जाता है, तो इकोनॉमिकली काफी ये अंडरग्राउंड में ना सिस्टम आपको महंगा पड़ जाता है। अच्छा, टेक्निकलिटी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, इसके अलावा फिर इसमें और भी मसले मसाइल आते हैं इसमें कैपेसिटेंस वगैरह का, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये था अभी जी उसे समझ में आ गई बात, ये सारी आर्मरिंग वगैरह तक अब यहाँ तक। अब ये होगी सिर्फ कंस्ट्रक्शन, अभी तक हमने ये देखा कि केबल में कि क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट जनरल एक केबल के लिए, अंडरग्राउंड केबल के लिए उसको देखा, फिर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन देखा, ठीक है। उसमें ये चीज़ें हमने नोट की कि किस तरह के एक जनरल स्ट्रक्चर होते हैं, वो चीज़ें सारी की हमने। अब हम देखते हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम लगा रहे हैं जो कि शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट करने से आपस को कंडक्टर को आपस में शॉर्ट करने से हिफाजत के लिए यूज होते हैं, उसको इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो एक तो जो 8-10 पॉइंट्स हैं उसमें मैं अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके 8-10 पॉइंट हैं जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल में होने चाहिए, जो कंडक्टर के अक्रॉस मतलब जो साइड जो उसके पूरे साइडिंग में हम लगा रहे हैं ना, ये कंडक्टर है और इसके कंडक्टर के आसपास जितने भी ये जो आप लगा रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसकी जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए। उसमें ये डिजायरेबल है कि भाई आपके जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, ये एक डिजायरेबल कंडीशन है, क्योंकि इंसुलेशन का मतलब ही एक इंसुलेटर वो है जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। और दूसरा हाई इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो, जितनी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतनी हाई वोल्टेज जो है ना उसको वो प्रोटेक्ट कर सकेगा
या उनके आपस में शॉर्ट जो शॉर्ट करंट से सेव कर सकेगा, शॉर्ट होने से सेव कर सकेगा। लो थर्मल कोएफिशिएंट मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपको एकदम एक हीट अप होना शुरू हो जाए। उसकी लो थर्मल कोएफिशिएंट होगा तो उसका मतलब है हीट अप भी इतना आराम से जल्दी नहीं होगा। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाएगी मेरी 1 मिनट के बाद, तो मैं आप लोगों को दूसरा लिंक भेजूँगा तो उसको जॉइन कीजिएगा। अच्छा, लो वाटर एब्ज़ॉर्प्शन, अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ मटेरियल होते हैं ना जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर इंसुलेटिंग तो है नहीं, मगर वाटर एब्जॉर्ब करने का मतलब है आप उसकी डाइलेक्ट्रिसिटी या उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, तो वो एक बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ज़मीन में अंदर ना बहुत सारी कंडीशन होती हैं। एक केबल गुजर रही है, अब ज़मीन में अंदर लिक्विड्स भी होते हैं अजीब-ओ-गरीब, कभी-कभी किसी से केबल का किसी अंडरग्राउंड पे जहाँ पे लगा हुआ कहीं शॉर्ट हो गया या कोई चीज़ कट गई और केबल पानी में आ गई, तो वो अगर एब्ज़ॉर्बेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एकदम वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी केबल, उसकी डाइलेक्ट्रिक गिर जाएगी। तो इन चीज़ों से जो है ना आपके पास बचनी चाहिए, मटेरियल में ये चीज़ कम हो। लो परमिएबिलिटी, ठीक है? नॉन